Assalamualaikum students, I am Nimsha Sahar, your on-screen chemistry instructor from tutoria.pk. Students, आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं उसे हम कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग, जो कि आपकी बुक का चैप्टर नंबर 6 है। आइए स्टूडेंट्स चलते हैं, सबसे पहले इंट्रोड्यूस होते हैं इस टॉपिक से। केमिकल बॉन्ड क्या होता है स्टूडेंट्स? थ्रू आउट द चैप्टर हम पहले केमिकल बॉन्डिंग डिस्कस करेंगे, मुख्तलिफ तरह के बॉन्ड्स को डिस्कस करेंगे और आगे चलते हुए स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि हमें मॉलिक्यूल्स अपनी प्रॉपर कन्फॉर्मेशंस में या शेप्स के अंदर किस तरह से नज़र आते हैं, उनकी ज्योमेट्रीज कैसे होती हैं, उनके पीछे स्टूडेंट्स आपके पास मॉलिक्यूल्स एंगल्स कैसे बनाते हैं, बॉन्ड एंगल्स कैसे एग्जिस्ट करते हैं और उनसे एसोसिएटेड एट द एंड ऑफ द चैप्टर स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे कि आपके पास बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ और डायपोल मूवमेंट एक दूसरे से कैसे इंटर रिलेटेड हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम डिफाइन कर लेते हैं केमिकल बॉन्ड को। स्टूडेंट्स, आपके पास एटम्स, मुख्तलिफ एलिमेंट्स के एटम्स एक दूसरे से जिस फोर्स के साथ कनेक्टेड या बाइंडेड होते हैं उसे हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि एटम्स को जोड़े रखता है मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में केमिकल बॉन्ड, और यही स्टूडेंट्स मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डेवलप करके मुख्तलिफ बड़े स्ट्रक्चर्स में नज़र आते हैं, जिसमें स्टूडेंट्स आपके पास डीएनए का स्ट्रक्चर भी है जो कि आपके पास मुख्तलिफ इंटरमॉलिक्यूलर और मुख्तलिफ बॉन्ड्स का कम्बिनेशन होता है, यानी कि उसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड भी एग्जिस्ट कर रहा होता है और साथ ही साथ स्टूडेंट्स इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट कर रही होती हैं, जो कि स्टूडेंट्स आपके डीएनए के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है, उसके लेडर शेप स्ट्रक्चर को, और आगे फॉर जनरेशन टू जनरेशन स्टूडेंट्स ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, मैक्रो मॉलिक्यूल है। तो स्टूडेंट्स ये तो हो गई कुछ इंपॉर्टेंस रियल लाइफ में केमिकल बॉन्डिंग की। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, डिफाइन करते हैं, डिस्कस करते हैं कि केमिकल कम्बिनेशन आखिर होता क्यों है। सबसे पहले स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि आपके यूनिवर्स के अंदर कोई भी चीज़ अपनी स्टेबिलिटी की तरफ जाती है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि एटम्स आपस में रिएक्ट इसीलिए करते हैं ताकि वो स्टेबिलिटी गेन कर सकें। अब वो स्टेबिलिटी गेन करने के मुख्तलिफ तरीके हैं, या तो एटम इलेक्ट्रॉन गेन या लूज कर सकते हैं, या वो अपने इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर कर सकते हैं, या स्टूडेंट्स वो ऐसे कर सकते हैं कि वो आपस में रिएक्ट करें और पॉलीमराइज होकर बड़े मैक्रो मॉलिक्यूल्स बना लें। तो स्टूडेंट्स आपके पास, आपको समझ आ गई होगी कि आपके पास कम्बिनेशन के, केमिकल कम्बिनेशन के मुख्तलिफ तरीके हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ ऐसे एलिमेंट्स आपके पीरियोडिक टेबल में एग्जिस्ट करते हैं जो कि रिएक्ट नहीं करते, या जिनको हम कह सकते हैं केमिस्ट्री के टर्म्स में ज़रा इनर्ट होते हैं, यानी कि अगर हम चाहते हैं कि वो रिएक्ट करें तो हमें उनको एक्सट्रीम कंडीशंस प्रोवाइड करनी पड़ती हैं, यानी कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ता है। अब स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि आपकी जो केमिकल रिएक्टिविटीज़ होती हैं किसी भी एलिमेंट को लेके, वो डिपेंड कर रही होती हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के ऊपर। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होती है स्टूडेंट्स? ये आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके हैं और उससे रिलेटेड प्रिंसिपल्स भी आपके माइंड में होंगे होपफुली। तो स्टूडेंट्स अब चलते हैं, डिस्कस करते हैं उन एलिमेंट्स को आपके पीरियोडिक टेबल में जो एग्जिस्ट करते हैं, जो कि इनर्ट होते हैं। अब उनकी बेसिस पे हम ये डिस्कस करेंगे कि आखिर एटम्स केमिकली आपस में रिएक्ट करते क्यों हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम थोड़ा सा नज़र डालेंगे कि आपकी जो नोबल गैसेज होती हैं जो कि आपके पीरियोडिक टेबल में एग्जिस्ट करती हैं, वो इनर्ट क्यों होती हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स वो लिटिल टेंडेंसी रखती हैं रिएक्ट करने की, वो रिएक्ट करती हैं लेकिन उसके लिए आपको टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करना पड़ता है। आपके पास स्टूडेंट्स फ्यू स्टेबल कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं नोबेल गैसेस के। स्टूडेंट्स आपके पास नोबेल गैसेस में आती हैं हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एक्सेट्रा। अब स्टूडेंट्स आपके पास जो जीनॉन है वो अपने मुख्तलिफ एलिमेंटल मॉलिक्यूलर फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, जैसे आपके पास हो गया जीनॉन फ्लोराइड, जीनॉन डाईफ्लोराइड, जीनॉन टेट्राफ्लोराइड, जीनॉन ऑक्सीफ्लोराइड, यानी कि ये अपनी ऑक्सी फॉर्म्स में भी एग्जिस्ट कर रहा होता है। लेकिन स्टूडेंट सबसे पहले हम एक चीज़ देखते हैं कि आपके पास हीलियम है। हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर देखी जाए स्टूडेंट्स, तो इसकी जो शेल होती है वो फिल्ड होती है, यानी कि इसकी शेल में फर्दर कैपेसिटी नहीं होती कि वो इलेक्ट्रॉन रख सके, यानी कि टोटली फिल्ड होती है। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स हम नियॉन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। नियॉन का एटॉमिक नंबर हमारे पास 10 होता है। अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो आउटर मोस्ट ऑर्बिटॉल्स या शेल्स तमाम फ्री होती हैं, यानी कि तमाम स्टूडेंट्स आपके पास फिल्ड होती हैं। 1s2, 2s2, 2p x, 2py, 2pz। अब स्टूडेंट्स इसकी हम सब शेल्स फिल कर लेते हैं, 1 2 3, यानी कि स्टूडेंट्स इसकी तमाम शेल्स फिल्ड होती हैं टोटली। इसी के कंपैरिजन में स्टूडेंट्स हम सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर हमारे पास 11 होता है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s1।
अब स्टूडेंट्स इसकी आउटरमोस्ट शेल में, सोडियम की आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड एग्जिस्ट कर रहा होता है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि वो रूल जो ये कहता है कि आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से या आउटरमोस्ट शेल्स कंप्लीटली फिल्ड होने की वजह से वो फर्दर रिएक्ट नहीं करते ऐसे एलिमेंट्स, उस रूल को स्टूडेंट्स हम कहते हैं ऑक्टेट रूल। अब स्टूडेंट्स ऑक्टेट रूल के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपके पास जो नियॉन है या कोई भी अदर नोबेल गैस है स्टूडेंट्स, उसका ऑक्टेट कंप्लीटली फिल्ड होता है, यानी कि उसकी एस और पी शेल्स टोटली फिल्ड होती हैं। जब वो कंप्लीटली फिल्ड होती हैं तो इसका मतलब ये है कि उनको किसी इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं है अपने आप को कंप्लीट करने के लिए, यानी कि स्टूडेंट्स बिल्कुल इसी वजह से ये रिएक्ट नहीं करती या इनर्ट होती हैं। इसी के कंपैरिजन में स्टूडेंट्स हम अगर देखें तो सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। अब स्टूडेंट सोडियम चाहेगा कि वो रिएक्ट करे क्लोरीन के साथ, रिएक्ट कैसे करे कि अपना एक इलेक्ट्रॉन उसे दे दे और नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर ले ताकि उसको फर्दर रिएक्ट ना करना पड़े, यानी कि अनस्टेबिलिटी से मूव करे टूवर्ड्स स्टेबिलिटी। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास सोडियम और क्लोरीन आपस में रिएक्ट करके सोडियम और क्लोराइड आयंस बनाते हैं, जिसकी बेसिस पे स्टूडेंट्स हमें सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल्स नजर आते हैं इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट्स। ये तो हो गया स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस कर लिया कि आपके पास एलिमेंट्स बेसिकली रिएक्ट कैसे करते हैं। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस किया कि वाई नोबल गैसेस आर मोस्ट स्टेबल। वो इसीलिए स्टेबल होती हैं कि अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल उनकी आउटरमोस्ट शेल्स कंप्लीटली फिल्ड होती हैं, यानी कि वो ऑक्टेट रूल फॉलो करती हैं, इसलिए वो मोस्ट स्टेबल होती हैं एज कम्पेयर टू दैट ऑफ अदर एलिमेंट जिनके ऑक्टेट फिल्ड नहीं होते, यानी कि जिनकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में, वैलेंस शेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से वो रिएक्ट करते हैं, यानी कि स्टेबिलिटी की तरफ मूव करना चाहते हैं। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, एक हम नज़र डालते हैं कि आपके पास कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज करके नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हासिल करते हैं और कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन करके नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हासिल करते हैं। स्टूडेंट्स सबसे पहले आपके पास आ गया लिथियम। लिथियम की टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करे। अब ये हमें कैसे पता चलेगा? ये हमें ऐसे पता चलेगा स्टूडेंट्स के ये देख के पता चलेगा कि कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसकी आउटरमोस्ट शेल्स में प्रेजेंट हैं। लिथियम की आउटरमोस्ट शेल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इट मींस कि वो ये इलेक्ट्रॉन लूज करके नियरेस्ट नोबल गैस जो कि हीलियम है उसकी कॉन्फ़िगरेशन अटेन करेगा। मैग्नीशियम की आउटरमोस्ट शेल में स्टूडेंट्स 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि वो 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करके नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करेगा, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन्स का नियॉन के साथ। देन स्टूडेंट्स आपके पास है फ्लोरीन। फ्लोरीन की आउटरमोस्ट शेल में स्टूडेंट्स आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 7 इलेक्ट्रॉन है अगर एस और पी को हम कैलकुलेट करें, यानी कि उनको ऐड करके देखें। 7 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब यह है कि वो एक इलेक्ट्रॉन बाहर से गेन करेगा और 8 गैस, यानी कि आपके पास ऑक्टेट अपना कंप्लीट करके नियॉन की स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अटेन करेगा। देन स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है सल्फर। सल्फर की आउटरमोस्ट शेल में स्टूडेंट्स 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि वो 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करना चाहेगा और नियरेस्ट नोबल गैस जो भी स्टूडेंट्स जिसके साथ भी उसकी कॉन्फ़िगरेशन मैच करती है, जैसे कि सल्फर की गैस में आर्गॉन है तो उसकी नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। तो ये तो स्टूडेंट्स हमने देख लिया टेबल और हमने ये अंदाज़ा लगाया कि आपके पास कौन सा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करना चाहेगा टू अटेन द स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, एनर्जेटिक्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन को डिस्कस करते हैं। बॉन्ड फॉर्मेशन का मतलब क्या है? स्टूडेंट्स आपके पास बॉन्ड फॉर्मेशन का मतलब ये है कि 2 एटम्स आपस में मिलेंगे और बॉन्ड बनाएंगे, यानी कि स्टूडेंट्स एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे एक दूसरे के करीब आएंगे तमाम रिपल्सिव फोर्सेस को ओवरकम करके। यानी कि स्टूडेंट्स मेरे कहने का मतलब ये है कि 2 एटम्स एक दूसरे के करीब उस टाइम आते हैं जब उनकी अट्रैक्टिव फोर्सेस ग्रेटर हो जाती हैं एज कंपेयर टू दैट ऑफ रिपल्सिव फोर्सेस। अब स्टूडेंट्स उस मिनिमम डिस्टेंस पे जिसको हम कॉम्प्रोमाइज डिस्टेंस कहते हैं, जिस पे अट्रैक्टिव फोर्सेस 2 एटम्स के दरमियान मैक्सिमम हो जाती हैं एज कंपेयर टू दैट ऑफ रिपल्सिव फोर्सेस, ऐसी लेंथ को, ऐसी डिस्टेंस को स्टूडेंट्स हम कहते हैं बॉन्ड लेंथ। और उस कॉम्प्रोमाइज डिस्टेंस पे स्टूडेंट्स आपके पास 2 एटम्स के दरमियान बॉन्ड बन जाता है। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप एक बात याद रखेंगे कि आपके पास रिपल्सिव फोर्सेस और पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि वो एनर्जी जो रिपल्सिव फोर्सेस क्रिएट करती हैं अगेंस्ट अट्रैक्टिव फोर्सेस, उस एनर्जी को स्टूडेंट्स हम यहाँ कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी। स्टूडेंट्स आपके पास एक ग्राफ है जो कि प्लॉटेड है बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड डिस्टेंस बिटवीन 2 हाइड्रोजन एटम्स। हम ये देख रहे हैं कि हाइड्रोजन एटम्स के दरमियान बॉन्ड कैसे बन रहा है। अब स्टूडेंट्स जब 74
पिकोमीटर का डिस्टेंस दोनों के दरमियान रह जाएगा। अब स्टूडेंट्स उस पर्टिकुलर बॉन्ड डिस्टेंस पे या कॉम्प्रोमाइज डिस्टेंस पे आपका बॉन्ड बन जाएगा। अब ये वही डिस्टेंस है जिस पे अट्रैक्टिव फोर्सेस मैक्सिमम है, रिपल्सिव फोर्सेस को ओवरकम कर चुकी हैं, यानी कि आपके पास पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है इस पॉइंट पे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं एक बात और करूँगी आपके पास, स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे अगर मज़ीद रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेंट हो जाएं तो आपका मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाता है, यानी कि दो एटम्स अनस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी की तरफ मूव करते हैं। अगर इस पोजीशन पे भी रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेंट हो जाएं एज कम्पेयर टू दैट ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस, तो स्टूडेंट्स सेम एनर्जी जो कि बॉन्ड बनने में रिलीज हुई थी वही एनर्जी आपको चाहिए होगी इसको ब्रेक करने में या ओवरकम करने में। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स आपका मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं रहेगा और दोबारा एटम्स में ब्रेक हो जाएगा। और स्टूडेंट्स वो एनर्जी जो रिलीज होती है एक बॉन्ड फॉर्मेशन में, स्टूडेंट्स उसको हम कहते हैं बॉन्ड एनर्जी। इन द केस ऑफ हाइड्रोजन इट इज़ -436 किलोजूल्स पर मोल। तो ये तो हो गए स्टूडेंट्स आपके पास एनर्जेटिक्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, डिस्कस करते हैं थॉरली एटॉमिक साइजेस को। थैंक यू।